नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्ट्रीट 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम अधिगम से संबंधित विकार से प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, जो कि आपके सीटेट यूपी टेट में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलसिला है, इसलिए एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कल इसी टॉपिक पे बहुत ही अच्छा डिस्कस हुआ था और मैं जानता हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छा आंसर देंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला। सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी श्रृंखला। पहला क्वेश्चन, कौन सा अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है? कौन सा कारण है जो अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है? सांस्कृतिक विभिन्नता, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, शिक्षक की योग्यता, साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर दें। कौन से विकलांगता का कारण बन सकता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों हमेशा हम जानते हैं कि जो हमारी विकलांगता का कारण होता है, जो हमारे बालक होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, आखिर क्यों विकलांग हो जाते हैं दोस्तों? उसका कारण होता है जो प्रसव पूर्व से जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं प्रसव पूर्व से वो क्या खा लेती हैं दोस्तों? कुछ दवाएं खा लेती हैं। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रसव पूर्व से कुछ वो दवाओं का उपयोग कर लेती हैं, जिसका बुरा प्रभाव दोस्तों, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे बालक पे दोस्तों। क्या होता है? उसके बालक में शारीरिक विकास दोस्तों कभी कभी नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। जो उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, जो उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो वो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। अधिगम विकलांगता का मेन कारण क्या है? प्रसव पूर्व दवा का उपयोग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को क्या कहा जाता है? डिस्कैल्कुलिया दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिस्फासिया या डिस्प्रेक्सिया। जो मोटर कौशल है दोस्तों, उसकी विकलांगता को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताएं दोस्तों आप सभी, क्या कहा जाएगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। मोटर कौशल की बात हो रहा है दोस्तों, जल्दी से। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया दोस्तों, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया यानी कि मैंने आपको बताया था ना, कैलकुलिया इन द सेंस कैलकुलेटर। क्या? कैलकुलेटर दोस्तों, कैलकुलेटर इन द सेंस यानी कि कैलकुलेटर का प्रयोग हो रहा है, यानी गणितीय संबंधी विकार। कैसा दोस्तों? गणितीय संबंधी विकार। गणितीय संबंधी विकार यानी कि बालक गणितीय संबंधित विकार से ग्रसित है, वह गणना नहीं कर पा रहा। गणना संबंधित विकार, गणना नहीं कर पा रहा, जोड़ नहीं पा रहा। अगर हम इसे 2+2 दिया तो वो जोड़ नहीं पाएगा, आंसर नहीं दे, तो उससे क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। डिसलेक्सिया की बात की जाए, लक्ष्य को क्या पढ़ता है दोस्तों? ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, लक्ष्य लुक्स। लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लक्ष्य को बालक क्या पढ़ता है? लुक्स पढ़ता है दोस्तों। लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लुक्स पढ़ता है। और ये डिस्फासिया ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? डिस्प्रेक्सिया दोस्तों, डी होता है। जो मोटर कौशल है दोस्तों, हमारा मोटर कौशल सीखने की विकलांगता को क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है। वाक व भाषा संबंधी विचार क्या कहलाएगा? एफेजिया कहलाएगा, सेरेब्रल पैल्सी कहलाएगा, अल्जाइमर कहलाएगा या डाउन सिंड्रोम कहलाएगा? भाषा संबंधी जो हम विचार करते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, वाक व भाषा संबंधी विकार, सॉरी यहाँ विकार होगा, विकार कहलाता है। वाक व भाषा संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, फोन। क्या किया आपने? फोन किया। क्या किया आपने? बालक के पास फोन किया और वह नंबर नहीं बता पाया, पापा का नंबर नहीं बता पाया, यानी उसको क्या है? भाषा संबंधी विकार। तो क्या होगा? डिस्फोनिया, फोनफेजिया, डिस्फेजिया, यानी मैंने आपको डिस्फेजिया, डिस्फेनिया। तो एफेजिया, वही चीज दोस्तों क्या है? एफेजिया है आपका। ए इज द राइट आंसर होगा। सेरेब्रल पैल्सी नहीं होगा, अल्जाइमर नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम, एफेजिया होगा। क्या होगा? एफेजिया होगा दोस्तों, फोन एफेजिया। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बच्चा देखा और थ परमाणु और अस्पष्ट के बीच में अंतर नहीं कर सकता, वह पीड़ित है। क्या है दोस्तों? यानी कि एक बच्चे देखा और थ में और परमाणु और अस्पष्ट के बीच में वह अंतर नहीं कर सकता, वह कहाँ से पीड़ित है दोस्तों? डिस्फोरिया है? नहीं, उसने बच्चे ने देखा और वो क्या है? थ और परमाणु और अस्पष्ट के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है दोस्तों। क्या है?
वो देख रहा है चीजों को, एक उसने देखा और वो थ और परमाणु और अस्पष्ट के बीच में अंतर नहीं कर सकता। वो किस चीज से पीड़ित है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, पढ़ नहीं पा रहा है। वो क्या है? अस्पष्ट, अंतर नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है दोस्तों, यानी इन द सेंस वो पढ़ नहीं पा रहा है, इन द सेंस वह पढ़ नहीं पा रहा है। तो वो क्या है दोस्तों? किससे संबंधित होगा? डिस्मोर्फिया से होगा? नहीं, डिस्मोर्फिया में शारीरिक संबंधित विकार होता है। शारीरिक संबंधित यानी मोर को, मैंने आपको बताया ना, मोर को बालक क्या मुर्गा समझने लगा, तो शब्द जुबा विकार नहीं होगा। डिस्टोमिया, डिसलेक्सिया होता है। वो क्या होता है दोस्तों? डिसलेक्सिया होता है। वो लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लुक्स, यानी पढ़ने से संबंधित विकार। जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है बच्चा, जो कि पढ़ने में कठिनाई होती है किसी बालक को, तो उसने बच्चे ने देखा वो थ परमाणु और अस्पष्ट के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी पढ़ नहीं पा रहा है दोस्तों, वो अंतर नहीं कर पा रहा है। तो वो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार की अवस्था, शब्द जम्बलिंग विकार। डिस्थीमिया दोस्तों क्या है? डिस्थीमिया। तो दोस्तों डिस्थीमिया बहुत ही ज्यादा, क्या मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक, डिस हटा दिया जाए तो थीमिया यानी थिंकिंग। थिंकिंग इन द सेंस बहुत ही ज्यादा, अगर आप सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? तनाव में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तनाव में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा आपको चिंतन नहीं करना है। जो ज्यादा चिंतन करता है तो वो किस में चला जाता है? तनाव में चला जाता है। तो वो डिस्थीमिया क्या कहलाती है? गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है। किसकी अवस्था कहलाती है? गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है। तो इसका क्या होगा? ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। शब्दों में अक्षरों क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षु स्मृति का हाथ से संबंधित है। अभिज्ञान क्या कहलाता है? शब्दों में अक्षरों क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है दोस्तों। डिस्लेक्सिया होगा, डिस्कैल्कुलिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्प्रैक्सिया होगा। अक्षरों के क्रम को पढ़ने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत दे पाएगा। क्या होगा दोस्तों? कोई भी गलत आंसर नहीं देंगे बिल्कुल दोस्तों। बस तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ते हैं तो लगता है यार ये कहीं गलत न हो जाए। तो आपको जैसे एग्जामिनर जो है दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं, घुमा के आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आप इसका आंसर अगर आपको देना है तो क्या होगा? शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। क्या उसको क्या हो रहा है? पढ़ने में कठिनाई हो रहा है। बस इस पे फोकस करिए थोड़ा सा, क्वेश्चन को ट्रिक्स के माध्यम से कि हाँ भाई और सेंटेंस नहीं है, पर इससे पकड़िए कि क्या है? पढ़ने में कठिनाई हो रही है बालक को। यानी सर ने बताया था कि जो बालक लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। सा को क्या पढ़ रहा है? सा को वह वाज पढ़ रहा है। सा को क्या पढ़ रहा है? सा को वह वाज पढ़ रहा है। यानी कि देखने से संबंधित कठिनाई बालक को हो रही, पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो रही है, तो वो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी था, किसका एक लक्षण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया होगा, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप ऑप्शंस को अलग करते हैं, छाटते हैं कि यार ये ऑप्शन नहीं होगा। जैसे मैं आपको कंफर्म है डिस्कैल्कुलिया, ये तो भाई गणना संबंधित विकार हो गया, गणितीय संबंधित विकार, गणना संबंधी विकार, ये तो नहीं होगा। डिसलेक्सिया हो गया, ये भी आप कंफर्म है, ये तो भाई पढ़ने से संबंधित विकार हो गया, पढ़ने से संबंधित विकार हो गया, ये भी नहीं होगा। अब बचे दो, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया तो होगा नहीं, और मैंने आपको बताया था लिखने की योग्यता। अब डिस हटा दिए तो ग्राफिया क्या आ गया? ग्राफिया, यानी कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना है? लिखना पड़ता है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। इसका डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा ना, तो वो चीज है। ए इज द राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम क्षमता से ग्रसित बालक कुछ भी नहीं सीख पाते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ग्रसित बालक क्या होता है? कुछ भी नहीं सीख पाते, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत। अधिगम क्षमता से जो ग्रसित बालक होते हैं दोस्तों, उनमें कठिनाई होती है।
वो चीज़ों को क्या होता है, उन्हें दिक्कत होती है, क्या होती है, उन्हें दिक्कत होती है दोस्तों, उनको कठिनाई आप कह सकते हैं किसी चीज़ को। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं, उन्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है चीज़ों को पढ़ने में। जैसे मैंने आपको बताया ना, तो वो बालक है जो जो तुरंत बी को क्या लिख देगा, बी को बालक डी लिख देगा। ऐसा नहीं है कि वो, अगर मैं उसे समझाऊं, अगर उसे मैं बचाऊं, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, तो वो नहीं सीख सकता। ये नहीं, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, ये बहुत परिपक्वता होती है, ये भी नहीं कहेंगे बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ये भी नहीं कहेंगे। वो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि अधिगम के कुछ पक्षों में वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। यानी सीखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सीखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? पावलोव ने, सभी को मालूम है भाई, चूहे और कबूतर पे किसने किया था? चूहे और कबूतर पे हमारे स्किनर महोदय ने किया था। किस पे किए, किसने किया था? स्किनर जी ने किया था। बिल्ली पे हमारे किसने किया था? बिल्ली पे हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। अब बचा हमारा कुत्ता, तो कौन थे भाई? पावलोव जी थे, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा था, हलवा क्वेश्चन था, सारे बच्चे तुरंत आंसर दे दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक पूछा है दोस्तों, तो क्या होगा? एडवर्ड हो गए, गेट्स हो गए, थॉर्नडाइक होंगे या स्किनर हो गए। थॉर्नडाइक जी ने आपके त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया आपके थॉर्नडाइक जी ने। अभी मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया दोस्तों इन्होंने, आपके थॉर्नडाइक जी ने। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? एसआर थ्योरी इन्होंने दी थी अपनी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। बिल्ली स्टिमुलस यानी उद्दीपक को देख के क्या करती है? उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स करती है दोस्तों। एसआर थ्योरी भी आपके थॉर्नडाइक जी ने दी थी। अब बात हो रही है यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिए थे हमारे स्किनर महोदय, जिन्होंने सफेद चूहे और सफेद कबूतर पे दोस्तों क्या किया था? प्रयोग किया था दोस्तों। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर, इन्होंने प्रयोग किया था आपके क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर जी ने दिया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण क्षेत्र में जो हम अधिगम सिद्धांत यानी सीखने के जो सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, वो आखिर हम क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम को सुगम बनाने हेतु, नई सूचनाओं को अर्जन हेतु, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु, या उक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत यानी कि सीखना है, हमें किसी भी चीज को सीखना है, तो हम क्यों करते हैं? सिद्धांतों का प्रयोग क्यों करते हैं? उनको क्या बनाने के लिए? सरल बनाने के लिए। अधिगम यानी सीखने को सुगम बनाना, इन द सेंस सरल बनाने के लिए। नई सूचनाओं को अर्जित करना, नई सूचनाओं को अर्जित करना। बिल्कुल भाई, हम दोस्तों चीज़ों को जब सीखते हैं तो हमें पता चलता है, अरे यार हाँ, हमने साइकिल चलाना सीखा तो हमें पता चला यार इस प्रकार से साइकिल चलाई जाती है। फिर हमने बाइक चलाना सीखा तो हमें क्या हुआ? नई चीज़ें पता चली, यार बाइक में गियर लगता है, स्किलेटर होता है, क्लच होता है। फिर हमने कार सीखा, तो हमारा ज्ञान क्या रहा? धीरे धीरे हम सूचनाओं को अर्जित कर रहे हैं, बढ़ा। अधिगम को उत्साह बनाते हैं, क्या होता है? सीखने से क्या होता है? आदमी उत्साहित होता है, तो ये चीज भी हो गई। तो उक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, डी होगा अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है पूछा है दोस्तों। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान, उक्त सभी। दोस्तों अधिगम नहीं है पूछा है आपसे, अधिगम नहीं है दोस्तों। दोस्तों अधिगम यानी इन द सेंस सीखना, अधिगम इन द सेंस सीखना होता है दोस्तों। अधिगम इन द सेंस सीखना होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वृद्धि परिपक्वता दे रहे हैं, अधिगम नहीं है पूछा है दोस्तों। है नहीं पूछा है, अधिगम नहीं है, वृद्धि परिपक्वता भी नहीं है, मादक पदार्थ तो बिल्कुल नहीं है, थकान भी, उक्त सभी नहीं है दोस्तों। डी इज द राइट, उक्त सभी नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। डी इज द राइट आंसर, समझे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है।
थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम या सादृश्य का नियम। दोस्तों थार्नडाइक ने आपने मालूम है आपने दोस्तों उन्होंने 3 नियम बताए थे आपके। थार्नडाइक ने 3 नियम बताए थे दोस्तों आपके। 3 नियम इसमें दिए गए हैं दोस्तों, 4 नियम उन्होंने बताए थे दोस्तों उन्होंने थार्नडाइक ने। तो तत्परता का नियम तो बिल्कुल बताया था उन्हें, परिणाम का भी नियम बताया था, अभ्यास का नियम भी उन्होंने बताया था। बताया नहीं था किसका, सादृश्य का नियम नहीं बताया था। ये आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा नियम बताया था थार्नडाइक जी ने। चौथा नियम कौन सा था, अभ्यास का, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम। चौथा नियम कौन सा, ये होमवर्क है आप सभी का, आप सभी जल्दी से बताएं कमेंट करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो डी नहीं होगा, सादृश्यता का नियम नहीं होगा। चलिए, जैसे थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, किस पे दिया था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था आपके थार्नडाइक ने, आप सभी को मालूम है। चलिए दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समग्रता होगा, पूर्णाकार होगा, समरूपता होगा या उक्त सभी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। क्या होगा, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, समग्रता भी होता है, समग्रता भी होगा दोस्तों, और पूर्णकारता भी होगा, समरूपता भी होगा। सारी चीजें आती हैं आपके किस में, गेस्टाल्ट में ही आती हैं दोस्तों, गेस्टाल्ट में ही आएंगे। तो ये सी तीनों होगा दोस्तों, उक्त सभी होगा। डी जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। क्या हो रहा है, उसको पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है, लिखने में भी कठिनाई हो रही है, बोलने में और गणित के प्रश्न हल करने में भी कठिनाई हो रही है। क्या है इसका कारण, क्या है, वह शारीरिक अशक्तता है, मानसिक अशक्तता है, अधिगम अशक्तता है या उक्त सभी होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करें कि उसके अंदर क्या कमी है दोस्तों। बिल्कुल सही, शारीरिक अशक्तता नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, शारीरिक अशक्तता नहीं होगा, मानसिक अशक्तता नहीं होगा, उसके अंदर क्या है, अधिगम अशक्तता है, यानी वो चीज़ों को सीखने में क्या है दोस्तों, अक्षम है, सीख नहीं पा रहा, वो सीखने को क्या है, अक्षमता आ रही है दोस्तों, उसको कठिनाई आ रही है, सीखने में क्या आ रही है, उसे कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो सीख नहीं पा रहा है। यानी कि दोस्तों वो बोलने में वो सा को क्या पढ़ रहा है, सा को वह वाज पढ़ ले रहा है, सा को क्या पढ़ ले रहा है, वाज पढ़ ले रहा है दोस्तों। और गणितीय गणना संबंधित अगर मैंने कह दिया 4 + 5 बेटा करो, तो वो नहीं प्लस कर रहे हैं, गणितीय समझ, ये अधिगम विकार कहलाया जाता है। क्या कहलाता है, अधिगम विकार, यानी कि वो कठिनाई हो रही है उसको सॉल्व करने में, पढ़ने में, लिखने में, तो वो चीज़ है। तो अधिगम अशक्तता होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का लक्षण है, विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कमी या उक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, जो दोस्तों अधिगम अशक्तता वाले बालक होते हैं, उनमें सही में दोस्तों वो अपने विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। अगर सोचिए दोस्तों, किसी चीज़ में अगर आपको कठिनाई हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या आप केंद्रित कर पाएंगे, पढ़ने में फोकस कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। सामाजिक संबंधों मूल्यांकन, किसी भी से आप अच्छा संबंध बना पाएंगे, सामाजिक संबंध बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। शारीरिक संतुलन में भी आपके क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी दोस्तों। तो सभी दोस्तों डी इज द सभी, ये सभी जो लक्षण है वो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लक्षण होते हैं, उन्हें कठिनाई होती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, तत्परता का नियम नहीं है, परिणाम करने में रिपीट हो गया, सदस्यता का नियम नहीं है, डी इज द रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, उक्त सभी होगा, वही चीजें रिपीट हो गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से, संबंधवाद, अंतर्दृष्टि प्रबलन या उत्पत्ति। दोस्तों आप सभी को मालूम है कोहलर, आप सभी को मालूम है कोहलर, दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कोहलर जी ने प्रयोग किस पे किया था। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पे, किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पे इन्होंने प्रयोग किया था, किस पे, वनमानुष का। और उस वनमानुष का क्या नाम था दोस्तों, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, आप सभी जानते हैं, सुल्तान नाम था दोस्तों उनके वनमानुष का।
सुल्तान नाम था, उन्होंने उन पर प्रयोग किया और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इन्होंने कोहलर जी ने किसका सिद्धांत दिया? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपके, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपके कोहलर जी ने दोस्तों। किसका सिद्धांत दिया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि जब कभी हमारे पास समस्या आती है, क्या आती है? जैसे बालक को या किसी भी व्यक्ति को जब समस्या दिखती है, या जीव है, जंतु है, बालक है, कोई भी हो, एनीबडी, उसको जैसे ही समस्या दिखेगा उसकी दिमाग की बत्ती जलेगी। क्या होगा? उसके दिमाग की बत्ती जलेगी और उस समस्या का वो समाधान ढूंढने का, क्या समस्या का समाधान ढूंढने का वो तुरंत प्रयास करना प्रारंभ कर देगा। और दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि जैसे ही बालक को, जैसे ही उस व्यक्ति को, किसी को भी, जीव जंतु हो, बालक हो, कोई भी हो, उसको जैसे ही समस्या का समाधान मिल जाएगा, उसकी सोचने की, चिंतन करने की सारी क्षमता वहीं पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वहीं क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वो फिर उसके बाद सोचना बंद कर देगा। फिर वो ज़्यादा चिंतन है, अरे भाई समस्या का समाधान मिल गया बस। जैसे दोस्तों इनके वनमानुष था जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा भूखा था, तो इन्होंने क्या किया था? उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया। अब वो भूखा है, पहली उसकी समस्या थी, केला लटका दिया था, यहाँ केला लटका था। उसकी पहली समस्या थी अपने भूख को समाप्त करना। क्या था? कि अपने भूख को पहले वो समाप्त करे। तो भूख को समाप्त करने के लिए उसने क्या किया? वो सर्वप्रथम उसने केले को क्या किया दोस्तों? केले को पाने का प्रयास किया और केले को वो पाया। और जैसे ही दोस्तों वो उसने केले को पाया और वैसे ही दोस्तों उसके आइडिया सारे खत्म किया, अब समस्या का समाधान हो गया। अब उसने निकलने का प्रयास नहीं किया, कमरे से निकलने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई अब हमें अच्छा भोजन भी मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटी है, बढ़िया ठंडा सब चीज़ समय समय भोजन मिल जा रहा है, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? तो वही चीज़ है दोस्तों, जब आपको हर चीज़ मिल रहा है तो फिर आपकी आइडिया खत्म हो गई। यानी जैसे समस्या का समाधान हुआ, सोचने की चीज़ें खत्म, तो वो चीज़ है। तो ये अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं दोस्तों? अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं दोस्तों? अनुभव होगा, बुद्धि होगा, प्रयत्न व त्रुटि होगा, या उपयुक्त सभी होगा दोस्तों? तो आप सभी बताएं। मैंने अभी इतना अच्छा से आपको दोस्तों एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे सही से बताएंगे कि अंतर्दृष्टि पे हम जो प्रभाव डालने वाला जो तत्व होगा वो कौन सा होगा? अनुभव होगा, बुद्धि होगा, प्रयत्न एवं त्रुटि होगा, या उक्त सभी होगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन, अभी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का गलत होगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों जो अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व होगा वो क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दे। बहुत बच्चा, कुछ बच्चे अनुभव बता रहे हैं, कुछ बच्चे त्रुटि एवं प्रयत्न एवं त्रुटि बता रहे हैं। क्या होगा दोस्तों? अनुभव पे जो दोस्तों हमारे अंतर्दृष्टि पे जो क्या है, अंतर्दृष्टि पे जो प्रभाव डालना है दोस्तों, तो वाला तत्व कौन सा? दोस्तों अनुभव से भी हम क्या करते हैं? सीखते हैं। अनुभव से भी हम क्या करते हैं? सीखते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी मैथ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, किसी भी टॉपिक का, जैसे मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें क्या होता है? जैसे जैसे प्रॉफिट लॉस हमने क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करना हमने स्टार्ट कर दिया, हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर क्या हुआ? हमें अनुभव मिल गया कि हमें कौन से प्रॉफिट लॉस में ट्रिक लगानी है। ये हमें क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, तो हम अपने अनुभव से अब प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हम सॉल्व करें, क्योंकि क्या हो? हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, अनुभव हो चुका है। दूसरी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है दोस्तों उसमें हमारे अनुभव में क्या करती है? सहायक होती है। बुद्धि क्या होती है? सहायक होती है दोस्तों। बिना बुद्धि के क्या हम किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे? सोचिए आप कि अगर मनुष्य के पास जो भगवान ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है बुद्धि, अगर वो ना हो तो क्या आप किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि होना आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए ये, और दूसरी चीज प्रयत्न एवं त्रुटि। दोस्तों हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न इन द सेंस प्रयास, जब तक हम किसी भी चीज के लिए बार बार प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे तो गलतियां भी होंगी। त्रुटि इन द सेंस गलतियां दोस्तों, गलतियां, मिस्टेक्स, जब हम वो करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमें क्या होगी? गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, त्रुटि भी होगी।
तो ये सारी चीजें दोस्तों किस पे प्रभाव डालती हैं? अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालती हैं। किस पे? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर जी ने दिया था, वो उन सभी पे दोस्तों ये सारी चीजें, अनुभव हो गया, बुद्धि हो गया, प्रयत्न व त्रुटि हो गया, ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं दोस्तों। तो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कोहलर जी ने बताया कि भाई ये सारी चीजें हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? उक्त सभी होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसलिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।